नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं मंत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर जॉर्ज सोरस मुझे लगता है एक ऐसा नाम जो बीते कुछ समय से हमारे दर्शक लगातार सुन रहे हैं, जिनको लेकर के खूब हो हल्ला मचा। मोदी जी की पूरी सेना जो है उनके ऊपर पिछले दिनों हमलावर रही, टूट पड़ी थी एक तरीके से कहा जाए। आज अमेरिका में उनका जो है वो सम्मान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जॉर्ज सोरस के नाम लेकर के आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस को घेरने में लगे थे, पूरी सरकार घेरने में लगी थी, प्रधानमंत्री जी तक उसमें शामिल थे। अब अमेरिका में जब उनका सम्मान किया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि जिस जो आरोप लग रहे थे जॉर्ज सोरस पर कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उस साजिश का हिस्सा अमेरिका भी है और अमेरिका ही उनको आगे बढ़ा रहा है और इस वजह से भारत के खिलाफ वो साजिश रच रहे थे, या फिर मोदी जी का एक बार फिर से जो तमाम पूरा उनका हिसाब किताब रहता है, जिस तरीके से वो सामने आते हैं, वो एक बार फिर बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या माना जाए इसको? रॉय साहब, देखिए, जो मोदी जी और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, उनको ना तो किसी जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना है, ना किसी और चीज से। उनकी जो पूरी टीम है वो एक खास तरीके से अंदाज में काम करती है। ये पिछले पौने 11 साल में पूरे देश ने देखा है। और वो काम करने का अंदाज क्या है? ये है कि जब भी कभी अडानी फंसते हैं कहीं पर, या कहीं मोदी किसी ऐसे सवाल के आंच में आ जाते हैं जिसका जवाब ना हो पाए, तो वो इस तरह के नाम ढूंढते हैं। उसमें जॉर्ज सोरोस भी एक है। 94 साल का एक व्यक्ति, अगर आपके देश के अंदर आपकी इतनी मजबूत 56 इंची सरकार और सरदार पटेल जहां के गृह मंत्री हो, अगर उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, मान लीजिए की गई, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आप बाकी छोड़िए, उनका रिपेट्रिएशन और वो सारी चीजें तो अलग चीज है। आपने क्या उनके खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज किया? कोई एफआईआर दर्ज कर लेते? कोई इस तरह की कार्रवाई करते जिसमें ये लगे कि हाँ, मोदी जी बहुत गंभीर है, देश को अस्थिर नहीं होने देना चाहते? सवाल ये है ही नहीं राय साहब। देखिए, उनकी सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस कौन है, इस पे तमाम विवाद हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति का एक पास्ट है, हर एक आदमी का एक प्रेजेंट है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है। आज देखिए, केवल मोदी की सेना में नहीं, पूरा जो अपने जो अमेरिका का ट्रंप का जो मागा ग्रुप है, जैसे हिंदुस्तान में बजरंग दल है, उसी टाइप का आपको ध्यान होगा एक मागा ग्रुप भी है वहां पे। मागा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो कट्टरपंथी गोरे हैं और जो और किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने भी इसके बारे में जब इनको अवार्ड दिया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वो अमेरिका का टॉप अवार्ड है प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जाने वाला, और 19 लोगों को दिया गया है, जिनमें से जॉर्ज सोरोस भी एक है। तो यहां हिंदुस्तान में जॉर्ज सोरोस का जिक्र कब आता है? जब जब सरकार दिक्कत में फंसती है, जब जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब जब उसको अडानी से और मोदी जी से ध्यान डाइवर्ट करके विपक्ष को घेरना होता है, तब वो इस तरह की बातें करती है। और आज आप तैयार रहिएगा कि जब ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आपको और मुझे भी जॉर्ज सोरोस का ही कुछ इनको जोड़ दिया जाएगा। वो एक खास तरह का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता सर हिंदुस्तान को। ये चीजें तो ठीक है, होती रहती हैं। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि आखिर जॉर्ज सोरस के भाई जॉर्ज सोरस पूरी दुनिया के कई देशों में काम करते हैं, उनकी जो संस्था है उसको कई देशों में वो काम करते हैं। प्लस जो फंडिंग का एक मामला आता है, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है कि आप विदेशी ताकतों से फंडिंग ले रहे हैं, तो जॉर्ज सोरस की संस्थाएं बहुत सारी संस्थाओं को फंडिंग करती हैं। तो ऐसे में जॉर्ज सोरस को केवल टारगेट क्यों किया जाता है कि आप भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? जॉर्ज सोरस को भारत की अर्थव्यवस्था से क्या समस्या है? वो समस्या वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था से है, या मोदी जी के प्रिय अडानी जी की है कि भाई वो क्योंकि वो कुछ संस्थाएं जिनको वो फंडिंग करते हैं वो अडानी का खुलासा करती हैं। तो ऐसे में समस्या क्या माना है, भारत की अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना या अडानी साहब के मामलों का खुलासा करना? राय साहब, इसको खोल के देखिए, इतना सरल नहीं है ये। जो हम्म। काम जॉर्ज सोरोस की संस्था करती है, ओपन सोसाइटी फॉर फाउंडेशन, उसको देखना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कौन कौन है। उसके खिलाफ अकेले मोदी जी का इकोसिस्टम नहीं है, जो भी पूरी दुनिया का राइट विंग है। और वो संस्था करती क्या? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की क्या करती है? वो एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको करने के लिए मदद करती है, मीडिया की मदद करती है, स्वतंत्र संस्थाओं की मदद करती है मीडिया के लिए। एक, मानवाधिकारों के लिए वो करती है लड़ाई, उच्च शिक्षा के लिए करती है, और तमाम ऐसी चीजें जो राइट विंग को पसंद नहीं है, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो उन सब जॉर्ज सोरोस का विरोध, क्योंकि वो उनकी जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ी सी वामपंथी बताई जाती है जैसे शुरू से ही। तो वामपंथ तो इनका एक वैसे ही कट्टर दुश्मन हो गया जन्मजात।
और दूसरा जिस तरीके का वो काम करते हैं, मानवाधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, फ्री प्रेस का अधिकार, इन्हीं चीजों को तो खिलाफ है राइट विंग, और ना केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है। तो जैसे ही यहां पर हिंदुस्तान में कोई मामला फंसता है तो उसको तो एक टूल के रूप में यूज किया जाता है, चाहे वो अडानी के खिलाफ कोई बात आ जाए, चाहे कोई मोदी जी के खिलाफ बात आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए तमाम जगह पर न्यूज क्लिक वाले मामले में और में सब जगह छापेमारी हुई रातों रात पत्रकारों के साथ, क्या निकला उसमें? अब तो काफी समय हो गया है, उसका कुछ न कुछ आ जाना चाहिए था बाहर। या वो एक रैंडम रिएक्शन था कि एक कोई इशू एक्शन किया है, उस पर रिएक्शन करके विपक्ष को घेर दो और सवाल पूछने वालों को घेर लो। हिंदुस्तान में तो यही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और ये अब से नहीं है, लगातार लंबे समय से है। तो बेसिक चीज ये समझनी पड़ेगी कि विरोध किसका है। विरोध जॉर्ज सोरोस का नहीं, विरोध एक खास तरह की विचारधारा का है जो आजादी का विरोध करती है, जो सवालों का विरोध करती है, जो पत्रकारिता का विरोध करती है, जो मानवाधिकारों का विरोध करती है, जो रैशनल सवालों का विरोध करती है। और वो जो इकोसिस्टम है वो हिंदुस्तान में नहीं है। आप देखिए जब से कल उससे अवार्ड मिला है, उनके बेटे ने लिया है उनके बिहाफ प्रेसिडेंशियल मेडल, अमेरिका के अभी जो राइट विंग है वहां भी कोहराम मचा हुआ है कि ये किसी का पास्ट कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हिंदुस्तान में जो चीजें क्राइम है वहां वेस्टर्न कंट्रीज में वो खुली हुई, शॉर्ट सेलिंग जैसे आप कहते हैं। उन्होंने 1992 में $1 बिलियन कमाए थे 1992 में, जो पौंड स्टर्लिंग है, जो अमेरिका की सॉरी इंग्लैंड की जो करेंसी है, उसकी शॉर्ट सेलिंग करके एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे उन्होंने। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करते करते पता नहीं क्या क्या करते। वहां पर शॉर्ट सेलिंग भी लीगल है, वहां पर हेज फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लीगल है। और कोई भी इलीगल काम करने वाले व्यक्ति को, एक बात तो आप मान ही सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस चीज को इलीगल माने उसको वहां पर अवार्ड नहीं दिया जा सकता। वहां की सोसाइटी अकाउंटेबल भी है, हमारी तरह नहीं कि जिसको चाहे जो मर्जी कर दीजिए आप, जिसको चाहे डिमीन कर दीजिए, जिसको चाहे जो कर, वहां पर ऐसा नहीं। तो वहां के राष्ट्रपति ने अगर कुछ किया है तो वो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, फाइलों में है, उसका कंट्रीब्यूशन भी बाकायदा उसमें नरेटेड है कंप्लीटली। तो उस चीज को ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध का बेसिस क्या है। हमारे यहां उस विरोध का बेसिस केवल इतना है कि एक तो वो वामपंथी है, दूसरा उसके द्वारा जो कथित तौर पर पोषित या प्रायोजित जो भी संस्थाएं हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं पत्रकारिता के, अखबार जो दुनिया भर के, वो किन को एक्सपोज कर रहे हैं। मोदी जी के सबसे प्रिय कौन है? अडानी जी। अडानी की जितने भी चीजें थी वो कहां से, हिंदुस्तान के मीडिया में तो 2 लाइन छपती नहीं कहीं भी। मोदी और अडानी के खिलाफ हमारे इकोसिस्टम में एक ऑटोमेटेड मोड आ गया है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर चेयर हो, जैसे ही आप अडानी का नाम लोगे नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ऐसे ही मीडिया के अंदर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, हिंदुस्तान के मीडिया की हालत क्या है। अभी आपने देखा होगा अक्टूबर में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री जी मिले थे, और कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी के 2020 में जो गैलवान हुआ था उससे पहले की जो स्टेटस को एंटे था वो लागू हो गया है। 8-8 कॉलम की खबरें छपी थी। कल क्या खबर आई चाइना से कि उन्होंने 2 काउंटी बसा ली लद्दाख के अंदर, हमारे एरिया के अंदर। और पहली बार मोदी जी की सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कराया, जबकि मोदी जी तो कह रहे थे कोई आया ही नहीं, घुसा ही नहीं। उसके बावजूद ये हुआ। कल आपने अखबारों की कवरेज देखी क्या? वो खबर ही गायब है, सारे चैनलों से गायब है, और कहीं छपी भी है तो सिंगल कॉलम और 2 कॉलम। और जब जो कथित तौर पे समझौता हुआ था जो शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच, जिसका रिटर्न में कुछ भी नहीं आया है, हमारा विदेश मंत्रालय कुछ क्लेम करता है, चाइनीज विदेश मंत्रालय कुछ क्लेम कर रहा था, ऑफिशियली सेम वो जो होता है दोनों कॉमन एक जो स्टेटमेंट होती है वो नहीं आई थी। उसको तो 8 कॉलम में फ्लायर छापा सब जगह कि मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक, चाइना को बैकफुट पर ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बना रहा है जिससे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में आ जाएगा। कल आपने कहीं खबर देखी क्या? वो कहीं भी कोई छोटी कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, किसी मीडिया के अंदर उसका चर्चा की क्या? और आप और मैं जब इसकी चर्चा कर रहे हैं तो आज हम भी देशद्रोही होने के लिए तैयार रहे। तो बेसिकली सवाल यह है कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति इस सिस्टम को पसंद नहीं आता है। और कोई भी आप बात कर लीजिए, कहीं भी किसी भी बारे में, कितनी ही रैशनल बात कर लीजिए, उसके बारे में इनको एक खास तरह का टास्क दिया गया है कि ऐसे लोग जो सवाल पूछे उनको बख्शो मत। और पूरा सिस्टम फिर उसके पीछे नहा धो के, हाथ धो के पूरे तरीके से पड़ जाता है। ये आप हर रोज देखते हैं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस तो बहुत बड़ी चीज होगी,
मेरा तो साधारण सवाल केवल इतना है कि अगर उसने कोई भारत विरोधी गतिविधियां की हैं तो भारत सरकार इज इन एवरी राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, और बिल्कुल। तत्काल लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए नहीं जब इतने सर मजबूत बिल्कुल, प्रधानमंत्री। सर आप जो कह रहे हैं, अडानी साहब का मामला आप इस उदाहरण के स्वरूप में बिल्कुल ले सकते हैं, क्या उसको लिया जा सकता है? क्योंकि अडानी साहब के अगेंस्ट वारंट अमेरिका में इशू होता है, लेकिन आप जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट एक वारंट इशू नहीं कर पाते हैं, इनफैक्ट एक नोटिस नहीं इशू कर पाते हैं, और वारंट तो दूर की बात है। एक और चीज सर, किसी जॉर्ज सोरोस साहब की फंडिंग हो सकता है, कई लोग अभी जब कमेंट्स आप देखिएगा तो ट्रोलर्स से बात को लेकर के हमें ट्रोल करेंगे कि हमने जॉर्ज सोरोस साहब बोल दिया है। खैर, सर राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी पर भी भाजपा ने अभी अटैक किया था, और अटैक किया था बाकायदा, वो कौन कौन से प्रूफ लेके आए थे, और वो प्रूफ भी जो थे वो ऐसे थे कि जिसमें सीधे राजीव गांधी फाउंडेशन या किसी भी फाउंडेशन को जरूरत से पैसा नहीं आ रहा था, वो कि उन्होंने किसी और संस्था को दिया, फिर वो संस्था किसी और को दे रही है, और तब जाके कहीं पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, और उसमें किया गया कि राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी भी शामिल है ऐसे मामलों में। तो इतना आगे बढ़ करके जिस व्यक्ति के लिए क्लेम किया गया, आज वो व्यक्ति अमेरिका में सम्मान पा रहा है। तो मेरा फिर सवाल वही घूम के आता है कि क्या अब अमेरिका के ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि अमेरिका भी भारत के आगे बढ़ने से, भारत की तरक्की से, या भारत के विश्वगुरु बनने में जो है वो बाधा उत्पन्न करना चाहता है, बाधा करना चाहता है? नहीं देखिए, मोदी जी और उनका जो ऑफिशियल जो वो है, ऑफिशियल डॉम जो है, वो कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। उनका तो उन्होंने तो इस काम के लिए पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है ना, ट्रॉल आर्मी से लेकर के तमाम आईटी सेल और वो सारी चीजें। उनको किसी बात की चिंता नहीं है, वो कुछ भी करते रहते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया कि हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर इस तरीके की बात की गई है, एंड वी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट। इससे दोनों देशों के जो कूटनीतिक संबंध है उन पर असर पड़ सकता है। तो टू दैट एक्सटेंट ये लोग चले गए थे। लेकिन मैं आपके मूल सवाल पर वापस आता हूं। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां, अगर हिंदुस्तान विरोधी फाइनेंस कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, तो मोदी जी और शाह को, उनकी ईडी को, सीबीआई को किसने रोका है जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करने के लिए, सोनिया गांधी के खिलाफ भी करने के लिए, राहुल गांधी भी के लिए भी, और जो भी लोग मीडिया के कुछ लोगों के साथ किया ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको जमानत देते हुए क्या कहा। ये चीज देखने की है अपने को कि क्या कहना एक बात है, अमेरिका कुछ कहता है तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अक्टूबर में सीधा इंडाइक्टमेंट फाइल कर दिया अडानी का, अडानी साहब का इंडाइक्टमेंट फाइल किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और वो भी खबरों के जरिए बात आई, वहां के किसी ऑफिशियल सिस्टम ने नहीं, मीडिया ने वो खबर ब्रेक की वहां के, और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको दबाया और हजम कर लिया। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी ना कि हमारा मीडिया जिस, देखिए रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई कथित तौर पर, सबूत अमेरिका में, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, मेल से लेकर के सारी चीजें, गौतम अडानी के जो भतीजे हैं उनके सारे लैपटॉप और फोन से सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वहां कोई हवाई फायर तो होता नहीं हिंदुस्तान की तरह। और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मीडिया में खबर आई, और जैसे ही मीडिया में खबर आई उसके बाद जॉर्ज सोरोस एक्टिव, उस तरीके से उनको एक्टिवेट कर दिया गया पार्लियामेंट का, केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, केवल मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि संसद में कोई चर्चा ना हो। संसद में चर्चा तो वैसे भी नहीं होने देंगे। तो सवाल यह है कि ईडी और सीबीआई को तो पीएमएलए के केस दर्ज करने का बहुत जबरदस्त शौक है, तो करे ना। राहुल गांधी, आप, मैं देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी को आरोप नहीं लगाना होता, सत्तारूढ़ पार्टी के पास पूरा तंत्र है, उनके पास सारे साक्ष्य होंगे। अगर उनकी आईटी सेल, अगर उनके समर्थक, ट्रॉल सेना, जो भी लोग हैं, अगर वो सारे ये बातें बोल रहे हैं, तो मैं स्वागत करूंगा इस बात का कि मोदी सरकार ना केवल पर्चा दर्ज करे, बाई नेम करे, सबूत लाए सामने, और जिन संस्थाओं को इस तरीके का पैसा मिला है अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ भी पीएमएलए का पर्चा दर्ज करे। कहां परेशानी है? उनकी फॉरेन फाइनेंसिंग रोक दे, फॉरेन फंडिंग रोक दे। मोदी सरकार, इतनी मजबूत सरकार को ये काम करने से कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता ना। तो इसका मतलब आप केवल कहने के लिए कह रहे हैं, एक दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास ठोस सबूत नहीं है, और तीसरा एक चीज और हो सकती है कि आपके पास आरोप भी सही है, ठोस सबूत भी है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। तो मैं केवल उस ट्रॉल सेना से केवल ये कहूंगा कि उन अपने जो आका है उनसे ये तो पूछ ले कि इन तीनों में से कौन सी बात सच है। और देश को कमजोर करने वाली कोई भी ताकत, हम तो पहले लोग होंगे उसका जो विरोध करेंगे।
लेकिन सरकार सबूत तो लाए ना, तभी तो हम कोई विरोध या पक्ष की बात आएगी। कोई भी व्यक्ति केवल आरोप लगा देने से तो कोई बात नहीं बनती। आप सबूत ले आइए, आप पर्चा दर्ज कीजिए, हम पहले लोग होंगे जो सोरोस के खिलाफ भी बोलेंगे, कहां समस्या है उसमें। मुद्दे की बात देश सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी और टर्सरी है। हमें ना तो कोई जॉर्ज सोरोस से लेना देना, ना किसी पार्टी विशेष से, ना किसी दल से, ना किसी संगठन से। बिल्कुल। सवाल केवल इतना है कि इतनी मजबूत सरकार केवल आरोपों तक सीमित क्यों है, वो ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती। अमेरिका के खिलाफ आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, आप यहां पर्चा दर्ज कीजिए, अमेरिका से उनका एक्स्ट्राडिशन मांगिए। 94 साल का व्यक्ति है, कहां भागेगा अगर आपके पास। अच्छा, और वहां तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कुछ कागजात है लाइए आप सामने। किस किस संस्था ने जॉर्ज सोरोस से क्या क्या पैसा लेकर के क्या क्या हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि करी, आप ले आइए ना ब्लैक एंड व्हाइट में। हु स्टॉप्स यू। आप श्वेत पत्र लाइए, एक आनंद आएगा, और हम भी उसके तथ्यों पर जो भी संबंधित होगा उसको घेरेंगे। वो आप नहीं कर रहे, आप तो आरोपबाजी कर रहे हैं। आरोपबाजी का मतलब नहीं है इसमें। और हिंदुस्तान में केवल नहीं, राय साहब ये भी देखना पड़ेगा आपको, पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय में जो राइट विंग का जो एक खास तरीके का उभार है वो आप देख रहे हैं। ट्रंप साहब को चुनाव जीतना था, काफी पिछड़ रहे थे। उनका जो व्यक्ति एलन मस्क, जो उनका खास विरोधी होता था कभी, उसी व्यक्ति ने उनके कैंपेनिंग के लिए बाकायदा ट्विटर की डील कर ली, ओवरनाइट ट्विटर खरीद लिया। और आज ट्रंप को उन्होंने ऑफिशियली कितना चंदा दिया है हिंदुस्तान में तो कोई सोच भी नहीं सकता। और वो ऑफिशियली ये बात वहां पर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के कैंपेन में इतना पैसा एलन मस्क ने दिया। आज वो ऑफिशियली उनके एक तरीके से स्पोक्स पर्सन, उनके लेफ्ट उनके राइट सब कुछ वही है। वहां पर ये चीजें अलाउड है। हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीजें आप एक बार कह के देखिए, जैसे ही अडानी का नाम आता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम, पूरी सारी की सारी ट्रोल आर्मी जो कुछ भी है, वो कैसे एक्टिवेट होती है। वो तमाम मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस का उतना जल्दी बचाव नहीं करती जैसे अडानी से सवाल करने वालों को देशद्रोही घोषित करती है। तो ये चीज जो है राय साहब, ये महत्वपूर्ण चीज है। इस पे सरकार को क्लियर करनी चाहिए अपना स्टैंड कि उनके पास क्या क्या सबूत हैं और वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारे पास तो एनएसए साहब भी है, डोवल साहब भी, वो तो सर किसी भी मामले में कुछ क्लैरिफिकेशन तो देते नहीं है भाई। आप एक बिना मतलब का कोई एक फोटो जारी कर देते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी संलिप्त इसमें, इस मामले में लिप्त हैं, लेकिन कांग्रेस सामने सबूत ला करके रखती है कि जो फंडिंग जॉर्ज सोरोस की आ रही है वो सारी फंडिंग ऐसे लोगों के पास जा रही है जो मोदी जी को चंदा देते हैं और उनके साथ स्टेज मंच साझा करते हैं। बाकायदा फोटो से लेकर के और सब कुछ वो जारी कर देते हैं, चंदे का सबूत ला करके दे देते हैं, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसे ही जो है वो आ गई, क्या मोदी जी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं? एक तरफ ट्रंप साहब जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उसके पहले मोदी के सबसे प्रिय अडानी साहब के लिए वारंट इशू हो जाता है। दूसरी तरफ वो कुछ कितना $20,000 या कितना का हीरा जो है वो वाइडेन साहब की पत्नी को दे के आए और वाइडेन साहब जो है जॉर्ज सोरोस को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या वो पहले वाला भी इनका दोस्त नहीं निकला और आने वाला तो दोस्त दिख नहीं रहा है? क्या दिन नहीं ठीक चल रहे हैं? क्या माना जाए इसको? देखिए, ये राय साहब एक दौर की बात होती है और कूटनीतिक संबंध हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है वो किसी भी बड़े देश के अंदर नहीं किया जाता। किसी की जफ्फी पाली तो मोदी के दोस्त हो गए, पहले नाम से किसी को माई फ्रेंड डोनाल्ड कहना, ये कहना वो कहना। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी में भी ये मोदी से पहले कभी नहीं किया गया, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देखिए, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहां पर हाथ मिलाने का भी एक तरीका है, एक अभिवादन करने का भी एक तरीका है और तमाम तरह की चीजें हैं। वो सारी की सारी जो अवधारणाएं थी, जो मिथ थी, वो मोदी जी ने एक दौर में तोड़ी। और जिस तरीके से यहाँ पर जब बाइडेन आए थे और जब वो टोस्ट कर रहे थे, तब भी आपको ध्यान होगा किस तरीके से उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। उस खबर को भी दबा दिया गया था। मोदी जी की खिल्ली उड़ाई थी बाकायदा G20 के दौरान कि आई थिंक आई एम जोकिंग, आई एम नॉट, ही थिंक्स आई एम जोकिंग, आई एम नॉट। तो वो जो कह रहे थे बाइडेन, टोस्ट करने का तरीका बता वो रहे थे। सीधे सीधे मूर्ख कहा गया, कहा गया प्रधानमंत्री को, उन्होंने मूर्ख कहा। तो उस खबर को दबा दिया गया और G20 का सारे का सारा आपने देख लिया। G20 हर साल दो तमाम देशों के अंदर होता है, 20 देशों में किसी न किसी सदस्य देश में होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको प्रोपेगेंडा बना करके जिस तरीके से मोदी जी जिस तरीके से विश्व गुरु स्थापित किए गए, अब वो सारी चीजें सामने आ रही है। ट्रंप साहब ने अभी तक, जब हम बात कर रहे हैं, आज 4 तारीख है और 20 तारीख को आपका क्या नाम है अपना ट्रंप का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, अभी तक ऑफिशियली इनको इनवाइट नहीं किया गया। मैं फिर कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कि अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई परंपरा ट्रंप से पहले नहीं रही
कि किसी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में विदेशी हस्तियों को बुलाया जाए। जैसे मोदी जी ने बुलाया था अपने यहाँ साउथ एशिया के लीडर्स को, पड़ोसी देशों को, वैसे ही वो भी बुला रहे हैं, अच्छी बात है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोग इस बात को पिछले 10 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि जयशंकर साहब अमेरिका में क्या करने गए थे, उनको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, उनकी तमाम तरह की ट्रोलिंग हुई। क्या सरकार इस बात पे ऑफिशियली कह सकती है कि ट्रंप साहब, वो क्या नाम है, जयशंकर साहब क्या करने गए थे, या कोई भी पोजीशन क्लियर कर सकती है? उल्टे दिन और सीधे दिन की बात नहीं है राय साहब। ये बेसिकली क्या चीज है, कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको पोषित पल्लवित करके किसी मुकाम तक पहुंचाता है, तो वो अपना पाई मांगता है, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है। इस केस में वो अडानी है। अडानी की प्रॉब्लम केवल आप अमेरिका तक सीमित करके मत देखिए। अडानी इज डीपली ट्रबल्ड नाउ, ना केवल अमेरिका का इंडाइटमेंट, बल्कि तमाम देशों के अंदर जो उनके साथ स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो केनिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उनकी दिक्कतें आने वाले दौर में बढ़ने ही वाली है। अब प्रधानमंत्री जी और उनका इकोसिस्टम खुद को इससे अलग करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा, एक। दूसरा, वो खुद को अलग करना इनसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और तीसरी जो सबसे चिंता की बात है, जिस पे हमने पहले भी शायद चर्चा की, कि जैसे ही अमेरिकन इंडाइटमेंट का मामला आगे बढ़ेगा, अब आपको पता है वो तीनों केसेस क्लब कर दिए गए न्यूयॉर्क की कोर्ट में, तो उसमें एक साथ बहुत तेजी से सुनवाई होगी, कोई तारीख वारीखों का भी चक्कर नहीं पड़ेगा, एक ही बार में हर बार हियरिंग होती जाएगी। अब समस्या ये है कि हिंदुस्तान के अंदर करें तो करें क्या। जो इनकी अडानी साहब की जो फाइनेंसिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, वो बहुत बुरे तरीके से चौक हो रही है और आने वाले दिनों में और होगी। और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। जब हिंदुस्तान की कंपनियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की बात आई, हिंदुस्तान की सारी एजेंसियों ने उस पर चुप्पी साध ली, उसके बावजूद भी वहां इंडाइटमेंट फाइल हो गया। यहां पर जब तक होगा तब तक अडानी का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ही हैज स्टार्टेड सेलिंग हिज स्टेक्स। उन्होंने, आपने देखा, अडानी विल्वर में $2 बिलियन का स्टेक बेचा। इससे पहले मोदी जी के शासनकाल में ऐसा आपने कभी सुना क्या? अडानी जी तो लगातार खरीदने में विश्वास रखते हैं, पहली बार उनको बेचना पड़ा ना। ये सब चीजें जब आती हैं, तब सारी आईटी सेल, ट्रोल सेना वाजिब सवाल पूछने वालों को घेरती है। उसमें मैं और आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन दायित्व है वो देश के सवालों को उठाने का है। और वो देश का सवाल क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर कथित तौर पर रिश्वत, जांच अमेरिका के अंदर, भारत सरकार चुप, भारत सरकार की एजेंसियां चुप। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अमेरिका की 3 कंपनियों पर हिंदुस्तान की पीएसयूज को रिश्वत देने के मामले में वहां की अदालत ने जुर्माना किया, उन्होंने स्वीकार किया। वहां पर उन कंपनियों को जुर्माना हो गया। हिंदुस्तान की सरकार ने एचएएल के खिलाफ, रेलवे की जो कंपनियां थी उनके खिलाफ कोई जांच भी बिठाई क्या कि वो पैसे किसने लिए थे? वहां तो सजा होगी, पेनल्टी होगी। और जहां पर ये सब हुआ, उसमें सरकार का मुखिया कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी। वो क्या कहते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अमेरिकन कोर्ट ने इस्टेब्लिश करके दे दिया कि हमारी कंपनियों ने हिंदुस्तान की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को रिश्वत दी और जुर्माना हो गया। मोदी जी के यहां जांच भी नहीं हो रही, कोई जिक्र भी नहीं। और जो सवाल पूछे वो देशद्रोही है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो जॉर्ज सोरोस है, वो फला है। ये सारी चीजें इस ट्रोल आर्मी को भी एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए कि क्या वो ऐसा करके देश के अर्जित लोकतंत्र को हत्या तो नहीं कर रहे। लोकतंत्र का मतलब सवाल जवाब होता है, लोकतंत्र का मतलब एक स्वस्थ बहस होती है। कहीं किसी को आपत्ति है, वो पूरी बात सुन करके उस पर सवाल पूछे, बहस करे, स्वस्थ लोकतंत्र है। और सीधा गाली गलौज पे उतरा है। और ये आपने पहली बार ये देखा कि हिंदुस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी ने अमेरिकन सरकार के खिलाफ ट्वीट किया, और वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स को, उन्होंने बाकायदा इस पे स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। ये कभी नहीं हुआ था। इसको आप दुस्साहस कहेंगे, केवल दुस्साहस कहेंगे। अगर कोई बात 2 देशों के बीच में कोई बात ऐसी आती भी है, मान लीजिए आपके पास सबूत भी आ गए, तो आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कन्वे करते हैं उसको, ना कि ट्विटर के माध्यम से, ना कि फेसबुक के माध्यम से, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। डिप्लोमेसी इज टू सीरियस ए बिजनेस देन ऑफ ए इवेंट मैनेजमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस सारे का एक कुपड़ों की सेना जिस तरीके से देश का नुकसान कर रही है सब करके, सीधा सीधा मैं कहता हूं, जिसने जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, जो जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान में गतिविधियां की, अगर वो देशद्रोही गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी हैं,
तत्काल कार्रवाई कीजिए, पर्चा दर्ज कीजिए, एक्स्ट्राडिशन मांगिए, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उन पर पर्चा दर्ज कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये बंद कीजिए जो हो रहा है देश में। दोनों चीजें नहीं चलेंगी। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी एक बनाना रिपब्लिक बनाई जा रही है एक खास इकोसिस्टम के द्वारा। ये देश के पढ़े लिखे तबके को, रैशनल थिंकिंग के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, जितना जल्दी हो सके उतना समझनी पड़ेगी। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस को क्या मिला, ये उनकी हेडेक है। एक चीज निश्चित है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तो कम से कम अमेरिका जैसा देश उसको सम्मानित करने का जोखिम नहीं ले सकता। कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी विचारधारा। देश के लोगों को ये समझना होगा, समझना ही पड़ेगा मुझे लगता है, और समझ लेना चाहिए। अगर अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में टारगेट तो हम और आप ही हैं, और बाकी जो आज सत्ता चला रहे हैं, या हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो भी अगर सत्ता में आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आपके लिए क्या किया जा रहा है, किस दिशा में प्रयास इस चीज को लेके हो रहा है कि आपका लोकतंत्र कितना सुरक्षित है, आपके अधिकार कितना सुरक्षित है, आपको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। या फिर वही 80 करोड़ लोगों को पहले 5 किलो राशन पर जिंदा रखिए, फिर वो संख्या धीरे-धीरे बढ़ा करके जहां तक आप चाहिए ले जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत सर। जी। राय साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई, कल मैंने ऑब्जर्व किया, पता नहीं आपने किया कि नहीं। कल आप दिल्ली के चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हाँ। उसमें जो हमने बात की, हमने कहा कि दोनों पार्टियों के जो अपने इंटरनल सर्वे हैं उनके अंदर ये इंडिकेशन आई। उन पार्टियों के सर्वे हैं, उससे मेरा और राय साहब का कोई मतलब नहीं ना, हमने सर्वे किया है। और उसपे हमने कहा कि एक पार्टी ने अपने इंटरनल आकलन में ये कहा है, दूसरी पार्टी का इंटरनल आकलन ये कहता है। वो सर्वे उन पार्टियों के, रेफरेंस भी उन्हीं का है, और गाली गलौज किससे की जा रही है? सोचिए आप। ये बहुत सामान्य चीज है। चक्कर क्या, वही बात जो आप कह रहे हैं ना कि कुपड़ है। जब आपको यही समझ में आएगा कि बात किस चीज पे हो रही है। सर, आपने ऐसी बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी जिसमें जब पूछा जाता है कि भाई हाँ आप बताइए मोदी जी ने क्या काम किया, वो कह रहे बहुत काम किया। क्या काम किया? बहुत काम किया। क्या काम किया सवाल का उत्तर नहीं है, बहुत काम किया बस ये पता है। क्यों? क्योंकि मैसेज ही उतना आया है। तो क्या करेंगे आप? वो उतना टाइप करके आया है कि ये करना है, तो जो भी सवाल पूछने वाले लोग हैं उनके यहाँ जाके ये पोस्ट कर देना है। उनको इससे मतलब, उनको इससे नहीं मतलब है कि हमारी और आपकी बात क्या है। राय साहब, लोकतंत्र के अंदर जो लीडर होता है ना, जो मास लीडर होता है, वो अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जनरेशन डेवलप करता है लीडरशिप की। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला अवसर है, मुझे बड़े भारी दुख के साथ, भारी मन के साथ कहना पड़ता है, जो सेकंड और थर्ड लाइन लीडरशिप को बनाने की बजाय तो तबाह कर रहा है, लेकिन पूरे देश में करोड़ों अंधभक्तों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जिसके लिए मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए देश का कोई भी मुद्दा नहीं है। केवल अडानी और मोदी को बचाना है, अडानी और मोदी ही राष्ट्र है। ये जो चीज है, ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी नहीं है। यही बात हमको बार बार रेखांकित करनी पड़ेगी। सेकंड थर्ड लाइन की बात आपने कर दी, तो मैं लास्ट में एक चीज जिक्र कर दूं कि आज का नेतृत्व भी जो है वो सेकंड थर्ड लाइन तैयार कर रहा है। अंतर इतना ही है कि अभी जो भाषा संसद के बाहर अपनाई जा रही है, वो भाषा आने वाली जो जनरेशन है वो संसद के अंदर लाएगी। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर साहब उसी का है जिन्होंने गोली मारो वाला जो नारा, जो जिस तरीके के नारे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।